मैटेओ मसेना डेनारो, जिसे डायबॉलिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेविल, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी को भी कभी भी मार सकता है, जो एक सिसिलियन माफिया बॉस है। उसे अपना ये निकनेम इसी नाम के इटालियन कॉमिक बुक कैरेक्टर से मिला। 11 अप्रैल 2006 को बनोडा प्रोवेंजाना की गिरफ्तारी और नवंबर 2007 में सेल्वास्टोर लो फिकालो की गिरफ्तारी के बाद उसे कोसा नोस्ट्रा के नए लीडर्स में से एक माना जाता है। मेसिना डेनारो का नेशनैलिटी 14 अप्रैल 2001 को जाना गया, जब एल एस्प्रेसो नाम की एक मैगजीन में ये हेडलाइन छपी कि हियर इज द न्यू माफिया बॉस। वो 1993 से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल है और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। 2016 में बनोडा प्रोवेंजाना और 2017 में साल्वाटोर रीना की मौत के साथ मेसिना डेनारो को अंडरवर्ल्ड माफिया क्लैन में एक अनचैलेंज्ड बॉस ऑफ ऑल बॉसेस रूप में देखा जाता है, जिससे पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मेसिना डेनारो का जन्म सिसिली के टैपानी पार्ट कैलेस्ट्रेक्रोनो में हुआ था। उसके पिता फ्रांसेस्को मेसिना डेनारो, जिन्हें डॉन सिसियो के नाम से भी जाना जाता है, वो कैल्वेस्ट्रॉन के कोपा माडामेंटो और ट्रेपेनी एरिया के माफिया कमीशन के लीडर थे, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही बंदूक चलाना सीखा और 18 साल की उम्र में पहली बार किसी की हत्या की। माना जाता है कि उसने कम से कम 50 से भी ज्यादा लोगों को मारा होगा। और एक बार उसने एटीट्यूड झाड़ते हुए कहा था, मैंने एक कब्रिस्तान को अपने आप भर दिया है। उसने अपने राइवल बॉस विंसेंजो मिलाजो की हत्या की और उसकी 3 महीने प्रेग्नेंट लवर की गला घोंटकर हत्या करके अंडरवर्ल्ड में एक क्रूअल माफिया का नाम बनाया। उसके पिता ने द एली फैमिली के कैंपियर के रूप में शुरुआत की, जो अमीर जमींदार थे और बैंको सिकोलो के फाउंडर्स में से थे। वो द एली के मेन लीडर बने और उन्होंने मेसिना डेनारो को काल्स्टेस्ट्रोक एरिया के एक काफी अहम एस्टेट सौंप दी। हालांकि उस जगह का असली नया मालिक सेल्वाटोर रीना निकला, जिसके साथ मेसिना डेनारो ने काफी अच्छा अलायंस बनाया, क्योंकि वो भी इसी क्लैन का एक बड़ा माफिया था। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इस फोर्जा लिस्ट की लिस्ट में ऐसे शामिल हो गया था, जो पुलिस का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम ऐसी बड़ी बड़ी माफिया फैमिलीज को पकड़ना और उन्हें या तो सजा देने के लिए जाना जाता है और या तो उनका एनकाउंटर करने के लिए जाना जाता है। जिसके बाद डेनारो ने अपने पिता की जगह ली और उनकी तरह काम करने लगा। मेसिना डेनारो को अक्सर एक रूथलेस प्लेबॉय, माफियोजो और वुमनाइजर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जो एक महंगी पॉश स्पोर्ट्स कार चलाता है और रोलेक्स डेटोना घड़ी पहनता है, रेबैन सनग्लासेस और जियोर्जियो अरमानी और वर्साची के फैंसी कपड़े पहनता है। यूं कहें कि वो सारे लग्जूरियस ब्रांड्स का बड़ा शौकीन था और वो रूथलेस और स्टाइलिश माफिया था, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। स्टाइल के साथ ही वो कंप्यूटर गेम का भी शौकीन है और उसे एक नाजायज बच्चे का पिता कहा जाता है, जो इटालियन माफिया के कंजर्वेटिव कल्चर में काफी अननेचुरल बात है। लेकिन डेनारो के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता। उसने एक बार सिसिली के एक होटल ओनर को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उस पर ऐसा आरोप लगाया कि वो यंग गर्ल्स को बेड पर ले जाता था, और इस पर से एक बात तो तय है कि वो सेल्वाटोर रीना और बनोडा प्रोवेंजा, जो माफिया के कंजर्वेटिव कल्चर और उसकी वैल्यूज को मात देते थे, वो उनसे काफी अलग था और वो किसी के भी कानून को नहीं मानता था, क्योंकि उसका अपना ही एक अलग कानून था, जो ये था कि दुनिया पर राज करो और उसके आगे जो आए हमेशा उसको चुप कर दो। नवंबर 1998 में अपने पिता की मौत के बाद माटेओ कास्टेलवेट्रानो और उसके आसपास के सभी एरियाज का लीडर मेडानमेंटा बन गया, जबकि विंसेंजो वर्गा ने टेम्परानी क्लैन और उसके आसपास के एरिया पर शासन किया। 2001 में विर्गा की गिरफ्तारी के बाद मेसिना डेनारो ने ट्रेपानी क्लैन को संभाला और वहां का नया माफिया लीडर बन गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 लोगों की कमान संभालता था और ट्रेपानी में 20 माफिया परिवारों को एक कमीशन देता था, जो कोसा नास्ट्रो के बाकी हिस्सों में अलग हो जाता था। ट्रेपानी माफिया का कोसा नास्ट्रो को जोकोलो द्यूरो माना जाता था, यानी कि ऐसा शहर जो 2 क्लैंस के बीचों बीच होता है और वहां पर
मेसिना डेनारो और उसके परिवार का राज था। मेसिना डेनारो को एक एक्सटेंसिव एक्सटॉर्शन रैकेट से अपना पैसा मिलता है, जिससे वो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पब्लिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने के लिए मजबूर करता था, और जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें मारकर उनकी जमीन अपने नाम कर लेता था। साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट में भी एक्टिव है, और वो कंटेरा कारुआना लैंड के साथ, जिसने यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ध्यान आकर्षित किया था, उनके साथ मिला हुआ है। साथ ही वो लेजिटिमेट बिजनेस के माध्यम से भी पैसा बनाता है। उसके पास एक सिसिलियन सुपरमार्केट चेन के हिस्सेदारी है, और उसके पास वास्ट ऑलिव ग्रोव्स भी हैं, जिस वजह से वो एक ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन के एक करप्ट बिजनेस में भी शामिल था, जिसमें वो और उसके साथी चीप अफ्रीकन लेबर का इस्तेमाल करते थे। पलेर्मा के डीडीए के अनुसार उसे वेनेजुएला में भी काफी इंटरेस्ट था, और वो कोलंबिया के एक ड्रग तस्करी कार्टेल के साथ साथ एंड्रांगेटा, जो एक दूसरा बड़ा ड्रग कार्टेल है, उससे भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उसका इलिसिट नेटवर्क्स बेल्जियम और जर्मनी तक फैला हुआ है। मेसिना डेनारो के पलेर्मो के माफिया परिवारों के साथ काफी मजबूत और अच्छे संबंध हैं। उसमें भी खास तौर पर ग्रेवियानो परिवार के साथ, जो ब्रांकासियो क्लैन के लीडर, और साथ ही वो सिडेनो के साथ साथ मारियानो अगेट के माफिया परिवार के साथ हुए एक समझौते के अनुसार कोकेन की तस्करी में भी शामिल है। मेसिना डेनारो का मानना है कि उन सभी लोगों और परिवार को अपने पास रखना चाहिए जो उसे अपना मकसद पूरा करने के रास्ते में साथ, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि वक्त आने पर उसे सबको अपनी जगह भी दिखानी चाहिए अगर कोई ज्यादा होशियारी दिखाए तो। कैपाची और वाया डी एमेलियोस जो खतरनाक बम ब्लास्ट हुए, जिसमें जियोवानी फैल्कोनी और पाओलो बोर्सिलिनो मारे गए, और 15 जनवरी 1993 को सेल्वेटोर रीना की गिरफ्तारी और सख्त जेल व्यवस्था की शुरुआत के बाद कोसा नॉस्ट्रा ने 1993 में एक आतंकवादी अभियान शुरू किया, जिसमें मेसिना डेनारो का एक काफी अच्छा अहम हिस्सा था। बाकी बचे हुए माफिया मालिक, जिसमें मेसिना डेनारो के साथ साथ जियोवेत्री ब्रुस्का, लियोलका बागरेला, एंटिनो गियोआ, ग्यसरू ग्रोविना और ग्याउचिना लाब्राबेर शामिल थे। वो कई बार एक हिडन प्लेस पर मिले जिसका पता उनके अलावा किसी और को नहीं था, और वो जगह इन सारी माफिया फैमिलीज के लीडर्स ने 1950s के वक्त पर अपने क्लैन की शुरुआत में बनाई थी, ताकि ऐसी मुश्किल वाली सिचुएशन में वो छुप सकें या मिल सकें। वहां पर उन्होंने इटालियन स्टेट को पीछे हटने पर मजबूर करने की एक साजिश बनाई, जिसके बाद फ्लोरेंस में वाया देई जॉर्जो फिली में, मिलान में वाया पलेस्ट्रो में, लेटरानो में पियाजो सैन जियाजोनो में, और रोम में वाया सैन ट्रेआड्रो में बम अटैक्स हुए, जिसमें 10 लोग मारे गए और 93 घायल हुए, और साथ ही शहरों को भी नुकसान हुआ, और उफीजी गैलरी, जो सेंटर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, वो पूरी तरह से बिखर गई। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार 1994 और 1996 के बीच मेसिना डेनारो अपनी लवर मारिया एसी के साथ एस्प्रा और बधेरिया के बीच एक जगह पर छुपा था, और वो मटेओ क्रोकलिसी के झूठे नाम से ग्रीस में छुट्टियां मनाने गया था। 1995 में मेसिना डेनारो, जिसकी तब तक फ्रांसिस्का अलगाना के साथ पिछले रिश्ते में एक बेटी भी थी, जो अपनी मां के साथ रहने चली गई, इन्वेस्टर्स को मिले एक लेटर में मेसिना डेनारो ने खुलासा किया कि वो इस बेटी से कभी नहीं मिले थे। उसके बाद साल 2000 में मारिया मेसी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे लव लेटर्स मिले थे जो मेसिना डेनारो से ताल्लुक रखते थे। अगले साल यानी 2001 में उसे अपने भाई फ्रांसिस्को के साथ मदद करने और उकसाने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में जुलाई 2006 में इन्वेस्टिगेटर्स को फिलियो गटैरो के घर पर मारिया मेसी के और भी लव लेटर्स मिले, जिसमें मेसिना डेनारो का नाम शामिल था। जिसके बाद मेसिना डेनारो को 1993 में हुए बम अटैक्स में हिस्सेदारी की वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो जेल से भाग निकले थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी माफिया फैमिली की मदद से छुपने का इंतजाम किया, और वो अपने फैमिली क्लैन में आज तक छुपे बैठे हुए हैं। और ऐसी ही एक माफिया और स्ट्रगलर की स्टोरी से इंस्पायर होने वाकई है पुष्पा 2 की स्टोरी। तो और जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।